हाय स्टूडेंट्स, हम लोग धातु और अधातु में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा है खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी के भूपर्पटी भागों में जो तत्व या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वो होता है खनिज। खनिज हमने पढ़ लिया। इसके बाद अयस्क। अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में हो जाता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में हो जाता है वो क्या हो गया? अयस्क। अयस्क से हमने इसके बाद धातु का निष्कर्षण पढ़ा। धातु का निष्कर्षण सबसे पहले क्या पढ़ा? सांद्रण। तो हम निष्कर्षण कर रहे हैं किसका? कापर का। कापर का निष्कर्षण किससे करेंगे? कापर के अयस्क से। कापर का कौन सा अयस्क लेंगे? कापर पाइराइट, CuFeS2। ठीक, ये हो गया हमारा कापर पाइराइट। तो कापर पाइराइट से कापर के निष्कर्षण में सबसे पहले हमने किया सांद्रण। तो ये सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण किससे करते हैं? फेन प्लॉन विधि द्वारा। फेन प्लॉन विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। फेन प्लॉन विधि द्वारा सांद्रण कब करेंगे? जब अयस्क बोलते रहिए साथ में, अयस्क क्या हो? हल्का हो और अशुद्धियाँ भारी हो, तब किसका उपयोग करते हैं? फेन प्लॉन विधि का। कैसे करते हैं? पिसे हुए अयस्क में क्या मिलाएंगे? पिसे हुए अयस्क में हम मिला लेंगे चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट। पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाएंगे। ठीक, तो इसको मिला करके क्या करते हैं? जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? जल से भरे टैंक में। तो ये जल से भरा हुआ टैंक है, इसमें पिसे हुए अयस्क में चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला करके डाल देते हैं। चीड़ का तेल अयस्क और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाने का कार्य करता है और पोटेशियम एथिल जैंथेट क्या करता है? झाग बनाता है। तो इसको मिला करके इस जल में टैंक में डाल देंगे, फिर वायु की धारा प्रवाहित करेंगे। जब वायु की धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? अयस्क हल्का है, झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे रह जाएंगी। इस तरीके से अयस्क के साथ सांद्रण हो गया। सांद्रण में क्या होता है? अशुद्धियों को दूर किया जाता है। सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। अब सांद्रण के बाद निस्तापन किया जाता है। निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन में क्या करते हैं? वायु की अनुपस्थिति में। कैसे? वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? उसमें नमी और कार्बनिक अपद्रव्य की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। निस्तापन के बाद हमने पढ़ा भर्जन। भर्जन में क्या होता है? तो कुछ अशुद्धियाँ दूर हो गई हैं। अब भर्जन में क्या करते हैं? इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कापर पाइराइट को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कब? सांद्रण करने के बाद या निस्तापन करने के बाद। तो भर्जन में क्या होगा? जब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया। कार्बन से अपक्रिया करके, मतलब जो कार्बन है वो वायु से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा और ये क्या हो जाएगी? गैस वाष्पशील हो जाएगी, उड़ जाएगी। आर्सेनिक जो है वो ऑक्साइड बनाएगा। कैसे बनाएगा? AS2O3, चूँकि आर्सेनिक पर 3+ चार्ज होता है। चलिए तो बैलेंस कर लीजिएगा अपना। तो आर्सेनिक है और इसके बाद एंटीमनी, ये भी वाष्पशील हो जाएगा, Sb2O3, इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है? कापर पाइराइट। क्या? कापर पाइराइट, CuFeS2। ये वायु से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कापर और फेरस का सल्फेट बनाता है। क्यूप्रस और फेरस सल्फाइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्यूप्रस बनता है, क्यू में 1+ होगा तो Cu2, यस, क्यूप्रस सल्फाइड, और Fes यानी फेरस सल्फाइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसको बैलेंस कर लेना अपना। चलिए कर लेते हैं। Cu2 है, यहाँ 2 से गुणा कीजिए, Cu2 हो गया। 2 Fe भी हो गया, 2 से इधर गढ़ कर लो तो Fe सही हो गया, कापर भी सही हो गया। सल्फर कितना हो गया? इधर 4, तो इधर कितना है? 2 3 4, सही है। चलो ये हमारा हो गया। ऑक्सीजन कितना? इधर 2, इधर भी 2, सही है। चलो इसके बाद क्या होता है? क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड वायु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो क्या बना लेता है? अपना ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, चलिए ऊपर लिखते हैं अब। तो क्यूप्रस क्या है? क्यूप्रस सल्फाइड, ये वायु से अपक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। चलिए बैलेंस करके देख लेते हैं। Cu2 है, इधर भी 2 है, सल्फर 1 है, 1 इधर है, ऑक्सीजन इधर 2 1 3 हो गया, इधर 2 ये है। तो क्या करेंगे? इसको, ये सम संख्या में ऑक्सीजन है ना, तो इसमें इधर भी सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 इधर 4,
कॉपर कितना हुआ पहले देखिए 4 हो गया है, तो यहाँ से करोगे गुणा कितने से 2 से, कॉपर बढ़ गया, सल्फर भी बढ़ गया, सल्फर 2 हो गया, 2 से गुणा कर लो, कॉपर सल्फर सही हो गया। ऑक्सीजन कितना इधर 2 दूना 4 ऑक्सीजन, इधर 2 4 2 6, तो इधर कितने से गुणा करेंगे 6 बनाने के लिए 3 से, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद फेरस सल्फाइड देख लीजिए, फेरस सल्फाइड ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीकृत हो जाए, क्या बनाएगा Fe प्लस SO2, इसको भी बैलेंस करके देख लीजिए। सल्फर कितना इधर 1, इधर 1, ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 इधर, सल्फर कितना इधर 2 है, तो 2 सल्फर बनाने के लिए क्या करोगे, ये तो ऑक्साइड बनेगा ना, तो ऑक्सीजन कितना है 2 1 3 है, तो इसको सम संख्या में बनाओ, 2 से गुणा या फी 2 से गुणा सल्फर 2 हो गया, 2 से इधर गुणा कर लो, सल्फर सही हो गया, सल्फर और फी सब सही हो गया, बचा ऑक्सीजन ना, सब सही है ना, या फी 2 2 इधर, सल्फर 2 है 2 इधर है, ऑक्सीजन कितना 2 दूना 4 तो 6 ऑक्सीजन इधर, तो इधर 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए 3 से गुणा कर लो। तो इतना रिएक्शन हम भर्जन में लिख सकते हैं, यही रिएक्शन घूम फिर करके चलेगा। तो ये हमारा हो गया भर्जन, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं प्रगलन। क्या देखेंगे, प्रगलन यानी रोस्टिंग। प्रगलन में क्या होता है, प्रगलन, अब तक जो अशुद्धियाँ थी, जो अगलनीय अशुद्धियों थी, उनको गलनीय बनाना है। तो प्रगलन किसे कहते हैं, अयस्क में उपस्थित या जो भी है अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन किसे कहते हैं, अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। और कैसे भी अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाया जाता है, उचित गालक के द्वारा, उचित गालक मिलाया जाएगा। उचित गालक क्यों, क्योंकि ये गालक 2 प्रकार का होता है। चलिए तो गालक देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद प्रगलन परिभाषित करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। गालक क्या है, अगलनीय शुद्धियों को, जो नहीं गल रहा है उसको गलनीय बनाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। गालक किसे कहेंगे, अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। मतलब जो पिघला देता, जो नहीं पिघल रहा है उसको भी पिघलाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, गालक। ठीक, ये होता है 2 प्रकार का। कौन सा, एक होता है अम्लीय गालक, एक होता है अम्लीय गालक, दूसरा क्या होगा, क्षारीय गालक। क्या है, क्षारीय गालक। अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक कहाँ उपयोग होगा, क्षारीय अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को अम्लीय गालक कह लेंगे, और क्षारीय गालक किसे कहेंगे, अम्लीय अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ को क्षारीय गालक कह लेंगे। ठीक, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, प्रगलन फिर से परिभाषित कर लीजिए। देखिए गालक की आवश्यकता होगी ना प्रगलन के लिए, तो इसको भी कहोगे परिभाषा में कि उचित गालक के द्वारा अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन। उचित गालक के द्वारा अगलनीय शुद्धियों को गलनीय बनाने वाले पदार्थ, गलनीय बनाने की प्रक्रिया को यानी विधि को प्रगलन कह लेते हैं। चलिए तो इस प्रगलन की प्रक्रिया कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। प्रगलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, वात्या भट्ठी में। तो वात्या भट्ठी में क्या करेंगे, भर्जन से जो भी प्राप्त हुआ है, भर्जन के बाद प्रगलन की कराया जाएगा ना, तो भर्जन से जो भी प्राप्त हुआ है उसमें क्या मिलाएंगे, कोक और सिलिका। कोक और सिलिका यानी कोक यानी C, सिलिका यानी SiO2, इसको मिला करके भर्जन के बाद, उस भर्जन के बाद जो भी मिला है उसमें क्या मिलाएंगे, कोक और सिलिका। कोक और सिलिका मिला करके उसको क्या करेंगे, वात्या भट्ठी में गर्म करेंगे। ठीक, भर्जित अयस्क में कोक और सिलिका मिला करके वात्या भट्ठी में इसको गर्म करेंगे। अब गर्म करने पर क्या होगा, भर्जन के बाद हमको क्या मिला है, वहाँ से प्राप्त होगा कॉपर पाइराइट, तो उसमें है ही कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 कॉपर पाइराइट है। इसका सल्फाइड बना था यानी Cu2S और Cu2 ऑक्साइड भी बना था इसका, और फेरस का भी, फेरस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड, इतने सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी अभी तक। ठीक, तो प्रगलन में इसी में क्या मिला दिए हम, सिलिका। तो ये सब गलनीय हैं, ये क्या है, अगलनीय शुद्धि है। FeO क्या है, अगलनीय शुद्धि है। इस और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसमें क्या मिलाएंगे, अम्लीय गालक की आवश्यकता होगी ना, इसमें सिलिका जो है SiO2 मिलाए हैं। SiO2 इसमें क्या करता है, क्या करता है,
अम्लीय गालक का कार्य करता है। ये क्या है? क्षारीय। तो इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं प्रगलन में? फिर से एक बार सुनिए। भर्जित अयस्क में सिलिका और कोक मिला करके वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा? FeO जो है, FeO ये क्या है? क्षारीय अगलनीय शुद्धि है। ये SiO2 से अपक्रिया करके फेरस सिलिकेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? FeO प्लस SiO2। तो ये बनेगा हमारा, साफ साफ लिखते हैं फिर से, FeO प्लस SiO2। ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा FeSiO3, फेरस सिलिकेट बना लिया, धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक। और क्या क्या होगा इसमें? क्यूप्रस सल्फाइड वायु से अपक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं हम। फेरस सल्फाइड वायु से अपक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्साइड में बदल गया, फेरस सल्फाइड ऑक्साइड में बदला। ध्यान से फिर से देखते हैं। देखिए, क्यूप्रस सल्फाइड क्या हुआ? ऑक्साइड में बदला, पूरा प्रोसेस ऑक्साइड में बदला। फेरस सल्फाइड किस में बदला? फेरस ऑक्साइड में। ये SiO2 से अपक्रिया करके सिलिकेट के रूप में बदल गया और ये धातुमल के रूप में नीचे चला आया। तो मतलब यहाँ से ये सब अशुद्धियाँ चली गई। ठीक। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है? मेन चीज़ ये हमको देखना है, ये क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिक्सचर प्राप्त होता है यहाँ से, इसको कहते हैं मैट। क्या कहते हैं? मैट। यहाँ प्रगलन से मेन चीज़ ये ध्यान देना है। तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर जो प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं? मैट। मैट में कॉपर कितना %? 50% शुद्ध होता है। ठीक। तो प्रगलन में इतना बहुत हो गया। ठीक है। चलिए, प्रगलन के बाद हम आगे देखते हैं बेसेमरीकरण। क्या देखेंगे? बेसेमरीकरण। तो प्रगलन तो हो चुका, अब करेंगे बेसेमरीकरण। ये कहाँ होता है? एक विशेष प्रकार की भट्ठी में होता है बेसेमरीकरण। ठीक। ये कहाँ होता है? एक विशेष प्रकार की भट्ठी में होता है और ये भट्ठी नाशपाती के आकार की होती है। कैसे? इस तरीके से ये हो गई। ये जो है अग्निशः ईंटों से बनी होती है। किससे बनी होती है? अग्निशः ईंटों की बनी होती है। और इसकी दीवारों पर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड के अस्तर लगे होते हैं। इसकी दीवारों पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड के अस्तर लगे होते हैं। किसकी बनी होती है? ये अग्निशः ईंटों की बनी होती है। कैसी होती है? नाशपाती के आकार की होती है। ठीक। तो बेसेमरीकरण किस में करते हैं? बेसेमर परिवर्तक में। बेसेमर परिवर्तक कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है, अग्निशः ईंटों का बना हुआ होता है। इसकी दीवारों पर कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा हुआ होता है। ठीक। और यह जो है दो स्टैंडों के बीच में, यह दो स्टैंडों के बीच में व्यवस्थित होता है। इस प्रकार ये व्यवस्थित होता है कि इसको उल्टा जा सकता है, इसको उल्टा जा सकता है। ठीक है। चलिए, इसको बना देते हैं अच्छे से। ये हमारा हो गया बेसेमर परिवर्तक। ठीक। चलिए, डबल करिए इसको। ठीक। यहाँ कसने के लिए लगा देते हैं। ये हो गया ये। ठीक। तो ये बन गया बेसेमर परिवर्तक। इसमें क्या होता है? वायु प्रवाहित करने के लिए एक व्यवस्था होती है। क्या होती है? वायु प्रवाहित करने के लिए इसमें एक व्यवस्था बना देते हैं। ये हो गई वायु प्रवाहित करने के लिए ये हो गया। ठीक। और इसमें कैसी वायु प्रवाहित करते हैं? गर्म वायु, या इसमें ट्वियर भी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? ट्वियर भी कर लीजिए, या गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। ठीक। तो इतना हो गया। फिर इसमें प्रक्रिया कैसे करेंगे ये देखिए। बेसेमर परिवर्तक क्या होता है? फिर से स्टार्ट से देखिए। बेसेमरीकरण एक विशेष प्रकार की भट्ठी में होता है जिसे बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। यह अग्निशः ईंटों का बना हुआ होता है। इसकी दीवारों पर, साथ में बोलते रहिए, कितनी बार बोल चुके हैं हम। यह अग्निशः ईंटों का बना हुआ होता है। इसकी दीवारों पर कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा हुआ होता है। और यह नाशपाती के आकार का होता है। दो स्टैंडों के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित होता है, इसको उल्टा जा सकता है। और फिर इसमें ट्वियर लगे होते हैं जिसकी सहायता से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। इसको ये ट्वियर जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं। छोड़िए, ऐसे अच्छा लग रहा है। फिर इसमें, ठीक, ये संरचना हो गई इसकी। अब क्रियाविधि, इसमें कैसे कार्य करेंगे
बेसे अमरीकरण कैसे कराएंगे। अब तक हमको प्रगलन से क्या प्राप्त हुआ था, मैट। क्या प्राप्त हुआ, मैट। अब मैट में क्या करते हैं, फिर वही सिलिका मिला करके इसमें डाल देंगे, सिलिका मिला करके बेसेमर परिवर्तक में डाल देंगे। ठीक, फिर इसको गर्म वायु प्रवाहित करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, क्या मिलाएं हम, मैट। मैट किसे कहते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होगा उसके बारे में बता करके स्पष्ट लिख लीजिए। कैसे, पहले कहेंगे क्यूप्रस सल्फाइड वायु से अपक्रिया करके क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। अभी रिएक्शन बताया। फेरस सल्फाइड वायु से अपक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, अब देखिए जो क्यूप्रस सल्फाइड था वो ऑक्साइड में बदल गया, फेरस सल्फाइड जो था वो ऑक्साइड में बदला, और ये सिलिका से अपक्रिया करके क्या बना लेता है, SiO2 FeSiO3 बन गया। ठीक, ये सिलिका से अपक्रिया करके फेरस सिलिकेट बना लिया। ठीक, इतना ये हो गया। अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, ध्यान दीजिए। FeS खत्म हो गया, FeO खत्म हो गया, बचा FeS और FeO, ये आपस में अपक्रिया करेंगे। ठीक, यहाँ बगल लिखें, ध्यान दीजिए इधर। तो क्या होगा, Cu2S प्लस Cu2O। ठीक, ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो Cu2S और Cu2O, तो ये अपक्रिया करेगा, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक, सही है। अब यहाँ से ये कापर बनेगा। ठीक, चलिए इसको संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन कितना इधर 2 है, तो 2 से इसमें कर दो गुणा, क्या करोगे, गुणा, +2 से गुणा, तो कापर कितना हो गया, 4 और 2, 4 2 6, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करिए कापर में। ठीक, और ये SO2, तो यहाँ से हमको कापर मिल गया। ध्यान दीजिए, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही, कापर बन गया, ये ऊपर कापर है। सल्फर डाइऑक्साइड, कल्पना कीजिए ये कापर बन गया, गाढ़ा पदार्थ है। अब इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड पिघल चुका है ना ये, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो ये बुलबुला बनेगा, फफोला बनेगा, फफोला जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से जो कापर प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम, फफोलेदार कापर। क्या कहेंगे, फफोलेदार कापर। तो ये बन गया फफोलेदार कापर। इसको क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कापर, BLISTER, ब्लिस्टर कापर हो गया हमारा। ठीक, तो ब्लिस्टर कापर जो होता है ये 98% शुद्ध होता है। कितना होता है, 98% शुद्ध होता है। शेष 2% में ब्लिस्टर कापर में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, सल्फर, निकिल, कोबाल्ट और आयरन तथा क्या होगा, एक लेड, Pb, ये अशुद्धियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ब्लिस्टर कापर प्राप्त हुआ, बेसेमरीकरण विधि द्वारा ब्लिस्टर कापर हमको मिल गया। ठीक, तो अब इसके बाद करेंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन। कैसे, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन। तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम, एक पात्र में, अब चूंकि कापर धातु का शोधन करना है तो कापर सल्फेट का विलयन लेंगे। क्या लेंगे, कापर सल्फेट का विलयन लेंगे, और इसको ध्यान से देखिए क्या है, एक ये पात्र है। ठीक, इस पात्र में क्या करेंगे, कापर सल्फेट का विलयन लेंगे। अब जिस धातु का शोधन करना यानी ब्लिस्टर कापर जो हमको प्राप्त हुआ है, ब्लिस्टर कापर जो प्राप्त हुआ है उसी से कापर शुद्ध प्राप्त करना, यानी जो उसमें 2% अशुद्धियाँ थी उनको दूर करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि अशुद्ध धातु की, ध्यान दीजिए, अशुद्ध धातु की जो क्षण है, ध्यान से, अशुद्ध धातु की क्षण जो होगी उसको एनोड के रूप में लेंगे। चलिए फिर से एक बार ध्यान समझिए, जो अशुद्ध धातु की क्षण है यानी ब्लिस्टर कापर है उसकी मोटी क्षण लेंगे। मोटी मोटी कौन, किसका बनाएंगे, किसका बनाएंगे, ब्लिस्टर कापर का। तो ब्लिस्टर कापर की ये मोटी मोटी क्षण ले लिए। ठीक, हाँ, ये अशुद्ध धातु है ना, इसी का शोधन करना है। अब इसी के बीच में शुद्ध धातु की पतली क्षण डाल देंगे। कौन से धातु, कापर, कापर के शुद्ध धातु की पतली क्षण को इस विलयन में डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, ये पतली क्षण जो है ये हो गई हमारी। ठीक, इसको जोड़ेंगे बैटरी के ऋण प्लेट से। किससे जोड़ेंगे, बैटरी के ऋण प्लेट से। और ये मोटी क्षण है जो इसको धन प्लेट से। चलिए मोटी क्षण को पहले जोड़ देते हैं। ये हो गया, चलिए इसको जोड़ दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए, यहाँ से इसको जोड़ दिए। तो ये क्या है, धन आवेशित है, धन प्लेट से इसको जोड़ते हैं। अगर धन प्लेट से जोड़े हैं तो इसको क्या कहेंगे, एनोड। क्या कहेंगे, एनोड।
एनोड ये क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध है, क्या है, अशुद्ध धातु की क्षण है, क्या है, अशुद्ध धातु की क्या लेते हैं, एनोड। अशुद्ध धातु की क्षण जो है वो क्या कार्य करती है, एनोड। क्यों, क्योंकि इसे धन प्लेट से जोड़े हैं। ठीक, चलिए अब दूसरी क्षण को, ये जो शुद्ध धातु की क्षण है उसको किससे जोड़ेंगे, बैटरी के ऋण प्लेट। बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको चलिए नीचे से ही लगा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये लगाइए, ये हो गया। ठीक, चलिए यहाँ से ये तार ऊपर से गया ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया। ठीक, अब ये पतली छड़ जो है इसको किससे जोड़ेंगे, ऋण प्लेट से। इसको ऋण प्लेट से जोड़ेंगे, यानी ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, शुद्ध धातु की, शुद्ध धातु की क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। चलिए कैथोड, ये हो गया। ठीक, इसमें डाल करके जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, अभी एक बार फिर से लिखने के लिए हम बताएंगे, अभी समझिए ध्यान से। पहले इसमें ये क्या है, शुद्ध धातु की कैथोड लिए हैं ना। अब क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस समझिए। एक पात्र में क्या किए हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, CuSO4 का विलयन लेंगे। और इसमें अशुद्ध धातु की, यानी ब्लिस्टर कॉपर, अशुद्ध धातु की क्षण को इसमें डुबो देंगे, जिसे बैटरी के धन प्लेट से जोड़ेंगे। और धन प्लेट से जोड़ने के कार्य यह एनोड का कार्य करेगी, इसे क्या कहेंगे, अशुद्ध धातु का एनोड कहेंगे। ठीक, और ये पतली जो क्षण है, अशुद्ध धातु की क्षण, जो पतली शुद्ध धातु की क्षणें हैं उसको ऋण प्लेट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, ऋण प्लेट से जोड़ देंगे जब इसको, तो ये क्या कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और जब बैटरी से इसको जोड़ देते हैं तो विलयन में क्या होते हैं, आयन बन जाते हैं, धन आयन और ऋणायन बन जाते हैं। और ये मोटी जो क्षण है ये पिघलने लगती है विलयन में पिघलने लगती है। और जो अशुद्धियाँ हैं वो विलयन में आ जाती हैं, और जो कम सक्रिय धातुएं हैं वो एनोड के नीचे, किसके नीचे, एनोड के नीचे, यानी मोटी क्षण के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। अशुद्धियाँ कम सक्रिय धातुओं की जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ एकत्रित होंगी, कम सक्रिय धातु की अशुद्धियाँ एनोड के क्षण के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। इसको हम कह लेते हैं क्या, एनोड मड। इसको क्या कहेंगे, एनोड मड। ये अशुद्धियाँ नीचे एकत्रित हुई हैं। ठीक, अब देखो इस विलयन में Cu+ आया, ये पिघलेगी, जब मोटी क्षण पिघलेगी तो Cu+ भी तो निकलेगा। तो Cu+ जो होगा, देखिए ये ऋण आवेशित है ना, पतली क्षण, जो शुद्ध धातु की पतली क्षण है ये ऋण आवेशित है, और इससे Cu+ इससे जाकर के चिपक जाएगा, Cu+ इससे जाकर चिपक जाएगा। माइनस वाले पर प्लस वाला चिपकता है ना, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो ये Cu+ इसमें जाकर चिपकेगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगी, ये पतली क्षण मोटी होती जाएगी ना। फिर से एक बार समझिए, जब इसमें धन बैटरी से इसको जोड़ देंगे तो ये मोटी क्षण क्या होगी, पिघलने लगेगी विलयन में। तो जो धातुएं, जो अशुद्धियां हैं धातुओं की, वो विलयन में रह जाएंगी, और जो कम सक्रिय धातुओं की अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाएंगी। इसे क्या कहेंगे, एनोड मड। और Cu+ जो होगा वो पतली क्षण से जाकर के चिपक जाएगा, और पतली क्षण धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी, और मोटी क्षण पतली होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पिघल रही है विलयन में। ठीक, तो इस तरीके से ये मोटी वाली क्षण खत्म हो गई, इसको निकाल करके दूसरी ब्लिस्टर कॉपर लगाइए, उसको शोधन कीजिए, तो ये कॉपर हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ से जो कॉपर हमको प्राप्त होता है वो 99.99% शुद्ध होता है। तो इस तरीके से हमने शोधन पढ़ लिया, किसका, कॉपर पाइराइड से कॉपर का। तो धातु अधातु में इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, और फिर रिवीजन के लिए हम क्वेश्चन आंसर करके फिर बाद में बताएंगे। अभी इतना आप लोग याद करिए अच्छे से। ठीक, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।